नमस्कार दोस्तों, परीक्षा चिंतन में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी बीएड 2019 के हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण शब्द की जिस शब्द के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अभिधा, लक्षणा, इसके बाद व्यंजना, तात्पर्य। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है लक्षणा, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मतलब लक्षणा का मतलब ये होता है कि दूसरा वास्तविक अर्थ प्रकट करता है, उसको लक्षणा कहते हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जो कि लिखा गया है पंकज। पंकज शब्द है, पंकज शब्द क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रूढ़, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यौगिक, तीसरा दिया गया है योग रूढ़, इसके बाद चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है सी ऑप्शन पंकज जो शब्द जो है योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द का अर्थ ये होता है कि किसी वह शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है वर्ण वृत्त में प्रत्येक गण में कितने अक्षर होते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है ए में 1 दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में 2 दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में 3 दिया गया है, चौथे ऑप्शन में 4 दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा 3 जो है कि वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो चौथा क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि 12, पहले ऑप्शन में 12 दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में 14 दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में 15 दिया गया है और चौथे ऑप्शन में 16 दिया गया है। तो चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर, जो कि लिखा गया है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कैसा अलंकार है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है कि उभयालंकार है, इसके बाद कि ये सभी है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन शब्दालंकार हो जाएगा। शब्दालंकार की परिभाषा, जहाँ काव्य में चमत्कार का आधार केवल शब्द हो उसको शब्दालंकार कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 56वां क्वेश्चन है। उसमें दिया गया है मतलब 6वां क्वेश्चन कि सिर पर धारण करने योग्य। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पगड़ी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सिर त्राण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है शिरोमणि, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है, इसमें चौथा ऑप्शन जो दिया गया है शिरोधार्य। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा कि शिरोधार्य का मतलब होता है सिर पर धारण करने योग्य। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, शक्ति का उपासक किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है पुजारी, दूसरा ऑप्शन शाक्त दिया गया है, तीसरा ऑप्शन वैष्णव दिया गया है, चौथा ऑप्शन अघोरी दिया गया है। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 7वें क्वेश्चन में या 57 वाले क्वेश्चन में कि शाक्त हो जाएगा। शाक्त का अर्थ ये होता है कि जो भगवती शक्ति की उपासना करता है उसे शाक्त कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो 8वां क्वेश्चन है अवधि। अवधि का संबंध है, अवधि का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है पश्चिमी हिंदी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पूर्वी हिंदी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बिहारी, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है राजस्थानी से। तो अवधि का जो संबंध है पूर्वी हिंदी से है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 9वां क्वेश्चन है। उसमें लिखा गया है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है धर्म, इसके बाद दूसरा दिया गया है नाच, तीसरा आंसू दिया गया है, इसके बाद चौथा जो है
डी वाला ऑप्शन कैंची दिया गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा धर्म हो जाएगा, तत्सम शब्द है। तत्सम का तद्भव धर्म हो जाएगा, और जो आंसू है आंसू का तत्सम जो है अश्रु हो जाएगा। इसके बाद जो नाच है वो तद्भव है, और नाच का तत्सम जो है नृत्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो लिखा गया है 60वां क्वेश्चन, जो 10वां क्वेश्चन है उसमें लिखा गया तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है घनिष्ठ दिया गया है, दूसरा उदय दिया गया है, तीसरा खीर दिया गया है, चौथा अग्नि दिया गया है। तो इसमें जो है जो राइट आंसर हो जाएगा तद्भव शब्द खीर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 11वां क्वेश्चन है उसमें दिया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर ता था दा धा व्यंजन है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है तालव्य, दूसरा दिया गया है मूर्धन्य, इसके बाद तीसरा दिया गया है इसमें पहला ऑप्शन इसमें तालव्य दिया गया है, दूसरा दंत दिया गया है, तीसरा मूर्धन्य दिया गया है, और चौथा इसमें ओष्ठ दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दंत हो जाएगा, जो का चा टा ता पा KTM 2। तो इसमें दंत जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 12वां क्वेश्चन है उसमें दिया गया है धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है धोबाइन, दूसरा दिया गया धोबनी, तीसरा दिया गया है धोबियान, चौथा दिया गया धोबिन। तो इसका राइट आंसर जो डी वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा धोबिन। इसके बाद हम लोग चलते हैं 63वें क्वेश्चन पर, मतलब कि 13वें क्वेश्चन पर। इसमें जो क्वेश्चन लिखा गया है निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निरर्थक शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया गया है नि, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है निर, इसके बाद तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है निरा, इसके बाद चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है नी। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी निर उपसर्ग जो है निरर्थक में लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि इसमें दिया गया है यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है दीर्घ संधि, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है गुण संधि, इसके बाद इसमें दिया गया है तीसरा ऑप्शन यण संधि, इसके बाद चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है अयादि संधि। तो इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा यण संधि। इसमें राइट आंसर यण संधि हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो दिया गया है 15वां क्वेश्चन। उसमें दिया गया है गायक शब्द का संधि विच्छेद करिए। तो गायक शब्द का संधि विच्छेद में इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है गो प्लस अक, इसके बाद गा प्लस यक, इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है गय प्लस अक, इसके बाद इसमें दिया गया है चौथा ऑप्शन गाय प्लस का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गय प्लस अक, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 16वां क्वेश्चन है। उसमें दिया गया है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 4, दूसरा दिया गया है 5, तीसरा दिया गया है 6, चौथा दिया गया है 8। तो हिंदी में कारकों की संख्या होती है 8। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि दिया गया है कि वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन अल्प विराम, दूसरा ऑप्शन अर्ध विराम दिया गया है, तीसरा ऑप्शन पूर्ण विराम दिया गया है, चौथा ऑप्शन कोष्ठक चिन्ह दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 17वें क्वेश्चन में वो हो जाएगा अल्प विराम, अर्थात जहाँ बोलने या पढ़ने में अल्प या थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 18वां क्वेश्चन दिया गया है। वो दिया गया है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है समास, दूसरा शब्द शक्ति दिया गया है, तीसरा दिया गया है वाक्य, चौथा दिया गया है संधि। तो 18वें क्वेश्चन में इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा संधि, अर्थात सम प्लस धी
सम प्लस धी का अर्थ जो है संधि हो जाएगा। इसमें जो विकार अर्थात जो परिवर्तन होता है, जैसे दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर, जो कि दिया गया है यशोज्ञान। यशोगान शब्द की रचना हुई है। यशोगान शब्द की रचना हुई है। तो यह जो है, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है स्वर संधि, दूसरा दिया गया है व्यंजन संधि, तीसरा दिया गया है विसर्ग संधि। तो यशोगान जो है विसर्ग संधि के द्वारा इस शब्द की रचना हुई है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 20वां क्वेश्चन है। उसमें लिखा गया है हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस कौन सा था। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस कौन सा था। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है हास्य रस, दूसरा दिया गया है रौद्र रस, तीसरा दिया गया है अद्भुत रस, चौथा दिया गया है वीर रस। तो जो वीर रस है वही राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए। तो सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है साहित्यिक, दूसरा दिया गया है लच्छेदार, तीसरा दिया गया है औपचारिक, चौथा दिया गया है अनौपचारिक। तो जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, वो औपचारिक तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दिया गया है इसमें 22वां क्वेश्चन है काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या है। काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 4, दूसरा 6 दिया गया है, तीसरा 7 दिया गया है, इसके बाद जो है चौथा 8 दिया गया है। तो इसमें जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा कि काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या कितनी है, 6 है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि दिया गया है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित्र प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसने कहा था। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है राहुल सांकृत्यानंद, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, चौथा ऑप्शन दिया गया इसमें गणपति चंद्र गुप्त जी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार, अनुवादक और कथाकार भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो दिया गया है 24वां क्वेश्चन। जो चौ चौ जो इसमें 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि कबीर दास, दूसरा दिया गया है गुरु नानक, तीसरा दिया गया है दादू दयाल, चौथा दिया गया है केशव दास। तो निर्गुण भक्ति काव्य के जो कवि नहीं है वो केशव दास जी नहीं हैं। केशव दास जी रीतिवादी परंपरा के संपादक अर्थात संस्थापक, प्रचारक एवं महाकवि थे। इसके बाद जो 75वां क्वेश्चन है कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, यह किस कवि की पंक्तियां हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि सुंदरदास, दूसरा रविदास, तीसरा दिया गया है कबीर दास और चौथा दिया गया है तुलसीदास। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कबीर दास जी हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था। ये जो है ज्ञान सरई निर्गुण शाखा के जो है कवि थे भक्तिकालीन युग के। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो दिया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल है। तो हिंदी साहित्य के जो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला आदिकाल, दूसरा दिया गया है भक्ति काल, तीसरा दिया गया है रीतिकाल और चौथा दिया गया है आधुनिक काल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भक्ति काल। भक्ति काल को जो है पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इसके बाद यह भक्ति काल जो है आदिकाल के बाद आया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है पद्मावत, दूसरा दिया गया है चंद्रायन, तीसरा दिया गया है मृगावती, चौथा दिया गया है मधुमालती। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत जो है पद्मावत के जो रचनाकार हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो दिया गया है गोधूली। गोधूली का क्या अर्थ होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है गायों का निवास स्थान, इसके बाद दिया गया है दूसरा ऑप्शन गोपथ दिया गया है
और जो है तीसरा ऑप्शन दिया गया है संध्या और रात के बीच का समय, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है धूल से भरा हुआ। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो संध्या और रात के बीच के समय को जो है गोधूली कहा जाता है, अर्थात गौधीरिया जो जिसको कहा जाता है गाँव की भाषा में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगोचर, अगोचर किसे कहा जाता है? तो अगोचर में पहला ऑप्शन जो दिया गया है आगे चलने वाला, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जो आंखों से न दिखाई दे, इसके बाद तीसरा ऑप्शन इसमें दृष्टिहीन दिया गया है, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है विचरण न करने वाला। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंखों से न दिखाई दे, उसे अगोचर कहते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि दिया गया है कि कहावत, मतलब दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। भजन करते समय कपाल काटने लगे। इसके बाद इसमें दिया गया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास। इसके बाद ईश्वर भजन को कपासने लगे, ईश्वर भजे सो कपास ओटे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास। किसी कार्य को करने के लिए आए थे लेकिन कोई दूसरा, मतलब कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आए थे और कोई दूसरा कार्य करने लगे, तो इसमें यही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है क्या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसमें जो है यही आंसर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए चादर को पाँव तक ओढ़ना चाहिए, बिस्तर में पाँव फैलाते जाइए, सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए, ज्यों 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 पाँव फैलाएंगे बिछौना लंबा होता जाएगा। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए, अर्थात सी जो ऑप्शन है वही राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। इसका अर्थ यही हो जाएगा कि सामर्थ्य के भीतर ही काम करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। नंगा क्या नहाएगा, नंगा क्या निचोड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन है नहाते समय कपड़ा निचोड़ते जाना, निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सी जो ऑप्शन दिया गया है नंगा नहाते समय किसे निचोड़ेगा। इसके बाद इसमें ऑप्शन दिया गया है नंगा नहाने से कपड़े निचोड़ते नहीं पड़ते हैं। इसमें जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 84-85 वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि घी के चिराग जलाना। घी के चिराग जलाने का अर्थ होगा, पहला ऑप्शन दिया गया घी के दिए से उजाला करना, घी से हवन करना, वातावरण को सुगंधित बनाना, इसके बाद खुशियाँ मनाना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो खुशियाँ मनाना हो जाएगा। जैसे कि रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे तो अयोध्यावासी घी के दीपक को जलाए थे, तो इसको जो है खुशियाँ मनाने से लिया जा सकता है। इसके बाद 9, 2, 11 होना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन दिया गया है 9, 2, 11 होने का क्या अर्थ होगा कि वृद्धि को प्राप्त होना, भाग जाना, 9 में 2 जोड़ने पर 11 हो जाता है, किसी के काम ना आना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का, उसमें हो जाएगा भाग जाना। भाग जाना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है? इसमें लिखा गया है श्रृंगार, खंडन, संचित और पुण्य। तो जो पुण्य लिखा गया है यही जो है शुद्ध वर्तनी नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि लिखा गया है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो वांग में, वांड में, बांग में, इसके बाद वाय में। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें वही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि दिया गया है सुरपति का क्या अर्थ होगा। तो सुरपति का क्या अर्थ होगा? तो इसमें दिया गया है सुरापाई, अरबपति, सूर्य। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंद्र हो जाएगा। सुरपति जो है इंद्र को कहा जाता है, अर्थात इनको देवताओं का राजा भी कहा जाता है इंद्र को। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो दिया गया है चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है प्रजापति, दूसरा दिया गया है ब्रह्मा, तीसरा दिया गया है विधाता, इसके बाद इसमें दिया गया है चौथा ऑप्शन चालाक। तो चतुरानन का जो अर्थ है वह चालाक नहीं होता है। इसके बाद हम लोग जो चतुरानन जो है जैसे ब्रह्मा जी को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
जो दिया गया है यथास्थान में कौन सा समास होगा। तो यथास्थान में जो है अव्ययी भाव समास होता है और द्विगु समास नहीं होगा, ना तो तत्पुरुष ही होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है पुलिस, ऑपरेशन और डॉक्टर और अभिजात। जो सी वाला ऑप्शन है अभिजात, यह जो है विदेशी शब्द नहीं है, यह जो है देसी शब्द है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो लिखा जिसमें दिया गया है गणिका। गणिका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो गणिका का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सुंदरी, दूसरा वैश्या, तीसरा अप्सरा, चौथा पुत्रवधू। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो वैश्या हो जाएगा। गणिका की जो पर्यायवाची है वो वैश्या हो जाएगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं भविष्यता। भविष्यता में जो है कौन सी पर्यायवाची शब्द होगा। इसका कौन सा मतलब पहला ऑप्शन दिया गया है नियति, दूसरा दिया गया है भाग्यशाली, तीसरा दिया गया है भविष्यवक्ता, चौथा दिया गया है दिव्यता। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर नियति हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन दिया गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो दिया गया है अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा। तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहुमुखी हो जाता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो लिखा गया है उदात्त। उदात्त का विलोम शब्द क्या होता है। तो उदात्त का विलोम शब्द होता है, जो बी वाला आंसर है वो हो जाएगा राइट आंसर, इसमें हो जाएगा अनुदात्त। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें लिखा गया है कि हिंदी वर्णमाला में छत्रंग ज्ञास्रा का संबंध किससे है। तो हिंदी वर्णमाला में जो छत्रंग ज्ञास्रा है यह जो है किससे है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है स्वर, दूसरा स्पर्श व्यंजन, तीसरा संयुक्त व्यंजन। इसके बाद जो चौथा दिया गया अंतस्थ व्यंजन दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला संयुक्त व्यंजन जो दिया गया है वही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें दिया गया चरण या पाद किसके अनिवार्य संगठक तत्व हैं। तो इसमें भी ऑप्शन दिया गया है अलंकार, रस, छंद, इसके बाद शब्द शक्ति दिया गया है। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो छंद हो जाएगा। इसमें छंद जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा। अंतर्विरोध की इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले में जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है वही राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं जो दिया गया है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें दिया गया है ये भी मतलब वही शुद्ध वर्तनी पूछा गया है इसमें। तो इसमें प्रतिनिधिधायन, इसके बाद प्रतिनिधिधायन, फिर प्रतिनिधियन, फिर दिया गया है परितनिधान दिया गया है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए। इसके बाद इसमें जो दिया गया है लास्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक में कौन सा इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो दिया गया है डी वाला दिया गया है वही राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि प्रागैतिहासिक ये राइट आंसर होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरीके से आप लोगों को यूपी बीएड की रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब